बोर्ड एग्जाम्स में मेरे 90 मार्क्स आए थे इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन आईपी मैट इंदौर का वीएआरसी सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ मैं क्रैक नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कि मेरी इंग्लिश वीक थी, बट इसलिए क्योंकि मैंने प्रेपरेशन ठीक से नहीं की थी। So this is the second part of life of an IP MAT aspirant by IPM Careers। और इसमें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अबाउट माय VARC प्रेपरेशन, जहाँ पे मैंने क्या क्या गलतियाँ की, सारी की सारी गलतियाँ इन अ क्विक 5-7 मिनट वीडियो। प्लस तुम्हें मैं ये भी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें तुम्हें सही करनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। और फॉर श्योर तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो इन द रिमेनिंग टाइम इन VARC सेक्शन, क्योंकि VARC सेक्शन आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आईपी मैट इंदौर एंड रोहतक के पेपर में सबसे बड़ी डिफीट जो मेरी हुई दैट वाज इन VARC सेक्शन, क्योंकि मैं बहुत लाइटली लेता था VARC सेक्शन को, जस्ट लाइक यू आर। तुम्हें भी पता है तुम कितनी एफर्ट, टाइम, एनर्जी डाल रहे हो VARC की प्रेपरेशन के लिए। नन। तुम कितना मार्क्स ला पा रहे हो VARC सेक्शन में? डिसेंट, ठीक ठाक। कितनी एक्सपेक्टेशन है तुम्हें खुद से VARC सेक्शन पे? 100। तुम्हें ऐसा लगता है तुम बहुत अच्छा कराओगे VARC सेक्शन क्योंकि इंग्लिश तुम्हारी बहुत अच्छी है या मीडियम लेवल पे है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए तुम अपना सारा का सारा टाइम इन्वेस्ट करते हो इन क्वांट्स और LRDI सेक्शन। सेम चीज मैं भी करता था, सेम, एग्जैक्टली सेम, वर्ड बाय वर्ड जो चीजें मैं बोल रहा हूं मैंने एग्जैक्टली यही चीजें की हैं, और तुम भी ये चीजें कर रहे हो जो मैंने वर्ड बाय वर्ड बोली हैं। तुम VARC में उतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी नहीं डाल रहे हो जितनी वो डिमांड करता है, और ऐसा बहुत ही यूजुअली होता भी है, क्योंकि जब हम लोग प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो क्वांट और LRDI हमें बड़े सेक्शंस दिखते हैं, हमें इंटरेस्टिंग सेक्शंस दिखते हैं। हम बचपन से इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेजेस हमने पढ़ी हैं, हम उनको कभी भी स्कूल में भी सीरियसली नहीं लेते थे। हम उनको ऐसे लेते थे कि एक सेकेंडरी सब्जेक्ट है, PCM इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज इंपॉर्टेंट है, बट लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एंट्रेंसेस एग्जाम्स में लाइक आईपी मैट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है VARC या लैंग्वेज, और तुम्हें उसे क्रैक करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने ही होंगे। फर्स्ट, सारे टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लो। देखो मैं तुम्हें क्विकली बता देता हूं कि आदि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? तुम बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ देख चुके हो, और मैं तुम्हें एक एक्सेल भी शेयर कर चुका हूं जो लास्ट 2-3 साल के ट्रेंड को बताता है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए। वैसे मैंने लिंक की डिस्क्रिप्शन डाल दी है, हालांकि फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं क्विकली, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं उस चीज को ईजियर करना चाहता हूं, और मेरे वक्त पे आईपी मैट में क्या क्या चीजें पूछी गई थी मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट मेट्रिक होगा तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, और तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है मैं तुम्हें टर्म बाय टर्म बता पाऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक बता पाऊंगा कि तुम्हें कैसे करनी है चीजें। सबसे पहले जो मुझे याद है, सबसे पहली चीज जो मैंने देखी थी जब मैंने आईपी मैट के VARC सेक्शन पे गया था अपने ईयर के, वहां पे सबसे पहली चीज दी हुई थी एंटोनिम सिनोनिम। तुम्हें भी पता है एंटोनिम सिनोनिम एक ऐसी चीज होती है जो या तो आपको बन सकती है आउट ऑफ नोवेयर, या फिर आपको कभी नहीं बन सकती है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो दिन दिन भर बैठ के डिक्शनरी रीड करते थे, डिक्शनरी को डायरेक्टली पढ़ते थे। मैं भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था उनसे कि यार अगर मैं डिक्शनरी को पढ़ लूंगा तो सारे के सारे वर्ड्स तो मेरे को पता ही चल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अच्छा तुम कर तो नहीं रहे हो, कर रहे हो तो यस लिख देना, सिर्फ मैं समझ जाऊंगा। अगर तुम कर रहे हो तो प्रॉब्लम यह है कि डिक्शनरी को आप लर्न एंड मेमोराइज नहीं कर सकते हो। आप इस बात को समझ जाओ, डिक्शनरी को लर्न करना, मेमोराइज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ह्यूमनली उस चीज को आप अचीव नहीं कर पाओगे, इतने सारे वर्ड्स को मेमोराइज नहीं कर पाओगे। तो कैसे करना है इस चीज को? इस चीज को आप डे बाय डे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स बिल्ड कर सकते हो। कैसे? तरीका 1 एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो शायद आपको आपकी कोचिंग ने या कहीं ना कहीं से पता चली चुकी होगी, कि वर्ड पार मेड इजी बुक को पढ़ो। आज मैं तुम्हें बहुत ही एम्फेसिस के साथ बोल रहा हूँ, तो वर्ड पार मेड इजी को बाय कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट है कि उसमें आपको रूट वर्ड्स पता चल जाते हैं कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सेकेंडली, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स और अलग अलग टाइप के वर्ड्स की कंपैरिजन मिल जाती है। एक वर्ड से किस तरह से और सारे वर्ड्स निकलेंगे। हमको रूट वर्ड पता चल गया कि रूट से सारे के सारे वर्ड्स निकल रहे हैं, लेकिन अभी सेकेंडरी टाइप के वर्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं जो ओरिजिन में सेम है बट मीनिंग में डिफरेंट है। हमें दोनों चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती हैं, जिससे हम फर्दर और भी वर्ड्स को डिराइव कर पाते हैं, और हमारे लिए ओवरऑल पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। देखो, ओवरऑल टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, सिनोनिम एंटोनिम लक गेम है, लेकिन आप अगर वहां पे स्मार्ट प्ले करते हो तो आप उसको क्रैक कर सकते हो।
हम लोगों ने इसके लिए #IPMAT मॉक टेस्ट सीरीज में एक अलग से सेक्शन रखा है जहाँ पे हम आपको डेली वर्ड्स देते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तुम लोग एक बार जाके लिंक डिस्क्रिप्शन से देख भी सकते हो, मैं तारीफ नहीं करूँगा। तो वहाँ पे आपको डे बाय डे रेडी किया जाता है कि आप एग्जाम डे पे कैसे जाके फाइट कर सकते हो और उस फाइट में आपके विन की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करते हुए हम आपको वर्ड्स पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, डेमो ले लो। तो वर्ड्स पढ़ना 3 टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। फर्स्ट एंटोनिम, सेकंड सिनोनिम, थर्ड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मेरा सेकंड क्वेश्चन था, जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो मैंने अपने एग्जाम में देखा था, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऑड वन आउट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, 4 वर्ड्स लिखे होते हैं। अब चारों में से आपको ऑड वर्ड को पिक करना है। पिक करना डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको चारों की मीनिंग पता होनी चाहिए। एंटोनिम सिनोनिम में एक बेनिफिट होता है कि एंटोनिम में या तो आपको पता है तो आप डायरेक्टली जाके मार्क कर दोगे, या तो आपको सिमिलर साउंड करता है, या तो सिनोनिम भी उसी तरह से पता चल जाता है। लेकिन ऑड वन आउट में आपको चारों वर्ड्स को कंपेयर करके देखना होता है, और चारों वर्ड्स की आपको मीनिंग पता है, तब आप अच्छे से निकाल पाओगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। इसके लिए आपको वर्ड्स का नॉलेज और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी याद करने से कुछ नहीं होगा, मत करो, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। सेकंड थिंग इज पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स शायद तुम्हें पता ही होगा, एक अजीब सा सेंटेंस फ्रेम कर दिया जाता है, उसको हमको रीअरेंज करना होता है। अब इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रैटेजी नहीं है एक्सेप्ट फॉर हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस। कुछ बहुत बेसिक ट्रिक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। प्लस वहाँ पे एक हम लोग के अंदर की इंट्यूटिव एबिलिटी भी वर्क करती है कि हमें ये रीड करके इस तरह से फ्रेम अच्छा लग रहा है। अगर मुझे वो साउंड करने में साउंड सही कर रहा है, उस पॉइंट पे वो ऑटोमेटिकली सही आंसर हो जाता है। एंड पैरेलली इडियम्स, फ्रेजेस, मेल फीमेल, स्पेलिंग, सेंटेंस करेक्शन, एनालॉजी, इनमें भी कोई बहुत बड़े लॉजिक वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल चीज करनी है कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। कोशिश करो एवरी सिंगल डे कुछ नहीं तो 30 मिनट्स डालने की फॉर दीज थिंग्स। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपको हैबिट स्टैकिंग करनी है। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ हमको एक नई हैबिट को इंट्रोड्यूस करना है। तो आपकी जो भी हैबिट्स हैं, जो भी जिस भी तरीके से आप प्लान कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज किए हुए हो, सारी चीज़ों के बीच में आप इस एक एक्स्ट्रा चीज़ को इंट्रोड्यूस कर लो। मिनिमम 15 मिनट्स करो, मैक्सिमम 30 मिनट्स करो, इससे ज़्यादा और कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने कोई वर्ड आया या पॉपअप किया, हो सकता है कि वो IPM करियर्स के पोर्टल से करे या न्यूज़पेपर से करे या कहीं से भी कोई भी वर्ड दिख रहा है, तो अपने नोटबुक पे उसको लिख दो। अब गूगल कर लो 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स। 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स हमने लिख दिए, हमने उसके मीनिंग को भी लिख दिया। जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको मीनिंग भी बताता है, तो आप उसके मीनिंग को, एक्सप्लेनेटरी मीनिंग को भी शॉर्ट में लिख दो। तो क्या होता है, कई बार हम लोग वर्ड्स को भूल जाते हैं एंटोनिम सिनोनिम लिखने के बाद भी, लेकिन अगर हमको हमारे सामने वो फ्रेम होती है तो हमको रिस्ट्राइक कर जाती है, रिकॉल कर जाता है हमारे दिमाग कि हमारा यही आंसर होना चाहिए। तो उस तरह से वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ट्राई करके देखो, 100% सक्सेस मिलेगी इस चीज़ से। देखो इडियम्स फ्रेजेस के साथ क्या होता है कि इडियम्स फ्रेजेस जितने ज़्यादा तुम पढ़ लोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें समझ आने लगेगा कि नेक्स्ट इडियम फ्रेज को मैं कैसे पिक करूंगा। उसकी मीनिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगती है। शायद तुमने अपने स्कूल में हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होता है। जब हिंदी हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में, तो उसमें जो ऑथर होता है या कवि होता है, कवि बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के कंस्ट्रक्शंस को बनाता है। लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ते चले जाते हो, 3-4 सालों तक पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको वो कंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली समझ आने लगती हैं। सेम विद इंग्लिश। लेकिन मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हिंदी में वो कंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आते थे। तो उन कंस्ट्रक्शंस पे फोकस करना स्टार्ट करो, इडियम्स फ्रेजेस ऑटोमेटिकली क्रैक कर लोगे। लेकिन तुम्हें इंश्योर करना होगा कि तुम्हें एटलीस्ट 250 to 300 इडियम्स फ्रेजेस याद हों। तो तुम 301st इडियम फ्रेज को ऑटोमेटिकली डिकोड कर लोगे। डिकोड करना यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेल फीमेल वाली जो चीज होती है, वहां पे आपको रिलेशनशिप होती है। तो अगर आपको वो चीज समझ आ रही है या आपने पढ़ी है, उसी पॉइंट पे आप आंसर को मार्क करिए, अदरवाइज मत करिए। प्लस आप एक बार सर्च करके बहुत अच्छे से पढ़ लो इस चीज को भी। ये चीज आपको बेसिक गूगल पे भी मिल जाएगी या आपको बहुत कहीं भी मिल जाएगी। और PYQs अगर आप देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम्स पूछी है कि किस चीज का फीमेल क्या होता है, किस चीज का मेल क्या होता है, कि कैट का फीमेल वर्जन क्या होगा, डॉग का मेल वर्जन क्या होगा, तो या उनके फीमेल और मेल वर्जन लिख देते हैं। इसके बाद स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड जोन है, क्योंकि कोई भी स्पेलिंग आ सकती है। और हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ड्यूरिंग एग्जाम,
वो इतना क्लियर नहीं होता है क्योंकि हम नर्वस होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ फील कर रहे होते हैं, हमको बहुत इंपॉर्टेंट डे लग रही होती है। तो वहां पे हमारे लिए कई बार गलत दिक्कत होती है कि हम स्पेलिंग को डिकोड कर पाए। इस पॉइंट पे मैंने ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डिसाइड किया था कि मैं स्पेलिंग वाली चीज को स्किप कर दूंगा अगर मुझे बहुत जल्दी समझ नहीं आएगी तो। लेकिन मुझे लेटर ईयर्स में समझ आया कि स्पेलिंग वाली चीज को भी डिकोड किया जा सकता है विथ प्रैक्टिस ओनली। सेंटेंस कंप्लीशन एंड पैराजम्बल्स नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन एंड पैराजम्बल्स। इन दोनों के लिए सेम लॉजिक वर्क करता है। यहाँ पे आपकी ग्रामर को टेस्ट किया जाता है। सेंटेंस करेक्शन में मोस्टली जो चीज होती है वो प्रेपोजिशंस के अराउंड रिवॉल्व करती है। पैराजम्बल्स जो होते हैं वहां पे आपको, क्योंकि ग्रामेटिकली वो चीज सही बैठनी चाहिए, इसलिए ग्रामर का बहुत ज्यादा यूजेज होता है। मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी भी एक गुड बुक से अगर इस चीज को रीड कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्लस आप इस पे बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट देने से बहुत हाईली इंप्रूव कर सकते हो आप बीएआरसी सेक्शन को। लास्टली आरसी के साथ क्या होता है, मल्टीपल लोग मल्टीपल मेथड्स को सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं कि हमें क्यूपीओ मेथड अच्छी लगती है, क्वेश्चंस, पैसेज एंड ऑप्शंस। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें पैसेज, क्वेश्चंस, ऑप्शंस बेस्ट लगता है। इन दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगती है। मेथड से कोई लेना देना नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। अगर आप आंसर करेक्ट ला रहे हो विच मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर विनिंग, एंड वही आपको हेल्प करेगा एग्जाम को क्रैक करने में। आरसी के साथ आपको एक और चीज करनी है, आपको कुछ नहीं तो 1 से 2 एडिटोरियल्स रेगुलर बेसिस पे रीड करना स्टार्ट करना चाहिए। एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर का जो सेंटर पेज होता है वहाँ पे आपने देखा होगा कि अलग अलग लोग अपनी ओपिनियंस को लिखते हैं। उन ओपिनियंस को अगर आप रीड करोगे उसका बेनिफिट ये होता है, पहली चीज उसका बेनिफिट ये होता है आप मल्टीपल नए वर्ड से फेमिलियर होगे, मल्टीपल टाइप के कंस्ट्रक्शंस आपको समझ आएंगे जब आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी। प्लस आप मल्टीपल टॉपिक्स को रीड करने में कंफर्टेबल हो जाओगे। बहुत सारे लोगों के साथ होता है उनको इकोनॉमिक्स के पैसेज में, फिलॉसफी के पैसेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आप गेट ओवर कर पाओगे इजीली। तो डाइवर्स रीडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरसी। तो इन ऑल आपको यहाँ से कोशिश करनी चाहिए कि आप 45 to 50 मिनट्स एवरी सिंगल डे दे रहे हो इन द लास्ट 3 मंथ्स टू आईपी मैट। अगर आप ये करते हो तो आप डेफिनेटली बीएआरसी सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जब आपका ओवरऑल क्यूमुलेटिव स्कोर निकल के आएगा तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जंप देगा बीएआरसी। एक और चीज़ याद रखना, फाइनली फिर वीडियो एंड करते हैं। बीएआरसी 99% बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं जा रहे हैं, एंड इट कुड बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर यू।